हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे ने पेपर दे दिया, ग्रुप वन कंप्लीट कर लिया और कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि सर हम तो बोथ ग्रुप देने वाले हैं। ठीक है, अब दोनों के लिए हमें तो क्लास देनी पड़ेगी और जैसा कि कमिटमेंट था मेरा कि ऑडिट का पेपर मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूंगा। तो आज हम सभी ऑडिट स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे मुझसे ग्रुप वन में टैक्स पढ़ चुके हैं वो मुझे जानते हैं और जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम सीए कुमार मदन है और मैं टैक्स एंड ऑडिट दो पेपर पढ़ाता हूं। ठीक है सर, आप तो टैक्स पढ़ाते थे, ऑडिट भी स्टार्ट किया है। हाँ हाँ, मैंने ऑडिट भी स्टार्ट किया है और ऑडिट में बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और सबसे बड़ी बात यह है इंटरेस्टिंग के साथ साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सर हमने तो सुना है कि ऑडिट लोगों को फंसा देता है, बच्चों को फंसा देता है। आपने सुना सही है, कुछ हद तक ये बातें सही हैं कि ऑडिट में बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन फंसते कौन से बच्चे हैं? फंसते वही बच्चे हैं जो इस बातों पर भरोसा रखते हैं कि हमें हर बात अपनी ही लैंग्वेज में लिख। इसका सिंपल मतलब क्या है कि ऑडिट में बड़े सारे टर्मिनोलॉजी ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़े। अगर ऑडिट के टर्मिनोलॉजी आप भूल जाएंगे, आपको अगर किसी तरह की दिक्कत आती है ऑडिट टर्मिनोलॉजी लिखने में, तो जितने आप ऑडिट सब्जेक्ट के टर्मिनोलॉजी को कम करेंगे, मार्क्स उसी के अकॉर्डिंग एवरेज हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो कोशिश करिएगा कि आप टर्मिनोलॉजी पर वर्क करें। सर ये कैसे करेंगे? समझ में तो आ जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। उसके बाद सर लिखने की प्रैक्टिस, जब तक आप लिखेंगे नहीं कुछ भी होने वाला नहीं है। लिखना और बोलना, यही दो प्रैक्टिस है जो आपको किसी भी सब्जेक्ट में महारथी बना सकता है और ऑडिट में तो खास करके आपके लिए, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे और लिखोगे उतने टेक्निकल टर्म्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे और जब टेक्निकल टर्म्स आपके क्लियर होंगे तो आपके लिए मार्क्स की तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं सिलेबस की चर्चा स्टार्ट करूं कि ऑडिट क्या है, इसके सिलेबस क्या है, तो सारे बच्चे फटाफट से लिखना शुरू करेंगे। इस पेपर का नाम आपका है ऑडिटिंग और ये पार्ट बी है, ये पार्ट बी है अलोंग विद पार्ट ए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे, तो सीएमए वाले बच्चे में ये पार्ट बी है जो कि ऑडिट का पेपर है। अगर मैं बात करूं इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें ये 50 मार्क्स का टोटल पेपर। कितने मार्क्स का पेपर है? 50 मार्क्स का पेपर है। ठीक है बच्चे, और इसमें अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 30% के एंड एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 70%। इसका सिंपल मतलब ये है अप टू 15 मार्क्स आपका एमसीक्यू होगा एंड 35 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट। सर इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, तो एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अबाउट ऑडिटिंग।
सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं अबाउट ऑडिटिंग, जिसे मैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट्स, इसी में हम बेनिफिट्स भी कवर करेंगे, इसी में हम ऑब्जेक्टिव भी कवर करेंगे। इसी चैप्टर में आपको बड़ी सारी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यह है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा पार्ट आएगा आपका बच्चे कंपनी ऑडिट, और ये एज पर कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को कंपनी ऑडिट करानी है। ठीक है बच्चे, तो इस पर चर्चा हमारी रहेगी डिटेल में। अगर मैं आपसे पूछूं तो अराउंड 50 to 60%, 55% के अराउंड मार्क्स टोटल कंपनी ऑडिट को। ठीक है बच्चे, एंड लास्ट में आपका नेक्स्ट होगा स्पेशल ऑडिट। और स्पेशल ऑडिट में आप सभी बड़े सारे स्पेशलाइज्ड ऑडिट करेंगे। बैंक की ऑडिट कैसे करते हैं आप, इंश्योरेंस कंपनी की ऑडिट कैसे करेंगे, इस तरह के बड़े सारे स्पेशल ऑडिट आप यहाँ कवर करेंगे। ठीक है बच्चे, और जैसे ही ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऑडिट का पेपर हमारा सिलेबस कम। ठीक है बच्चे, तो इतनी बातें करने के साथ ही अगर मैं आपको पूछूं कि और आपके क्या मन में सवाल है क्लास को लेकर, तो बच्चों का कहना है सर मेरे मन में ये है कि पहले तो हमें ये बता दो कितने घंटे की क्लास हो। तो टोटल आवर्स अगर मैं लेक्चर की बात करूं, नंबर ऑफ लेक्चर्स में डिवाइड करूंगा, लगभग 1.5 हाफ आवर्स का एक लेक्चर होगा। ठीक है, 1.5 आवर का एक लेक्चर होगा, और 20 लेक्चर से लेके 22 लेक्चर के बीच में ये आपका खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर आपका खत्म, इतने लेक्चर्स होंगे, ये नंबर्स हैं। ठीक, और लगभग 30 to 35 आवर्स आपका मैं लूंगा, और ये चैप्टर ये पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा। बताइए इतने कम समय में 50 मार्क्स की तैयारी आप कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए, क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? अब अगला सवाल बच्चों का आ गया मेरे पास। कहते हैं सर ये बताओ बुक कौन सा दोगे? देखिए, एक तो हमारा क्लास बुक होगा, जिसे मैं बुक ना बोल के क्लास नोट बोलता हूं। ठीक है बच्चे, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें आपके स्टडी मटेरियल्स को और अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स के क्रक्स के पॉइंट रखे हैं, जो एग्जामिनेशन में ज्यादा रेलिवेंट है, और जो वहां स्टोरी टाइप बातें लिखी हुई है, उन सारी बातों को जो एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि स्टोरी और अंडरस्टैंडिंग तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं क्लास में कराऊंगा। तो फाउंडेशन ऑफ द बुक आपका स्टडी मटेरियल होगा, लेकिन जो क्लरिफिकेशंस हैं, जो एग्जाम्पल हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ से आपके क्लास में दिए जाएंगे, जो आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये तो हुआ आपके बुक की। अब सवाल ये है कि सर कुछ क्वेश्चन बैंक भी दोगे क्या? आंसर इज यस। एक आपका क्वेश्चन बैंक का बुक होगा, जिसमें आपके क्या क्या होंगे कवर्ड, पता है? सर आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होंगे, आपके
MTP, RTP जो भी क्वेश्चंस दे रहे होंगे उसको भी कवर कर लिए गए हैं और साथ ही आपके पास्ट एग्जाम पेपर के जो क्वेश्चन है ना उसे भी हम कवर कर चुके हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक होगा जो आपको मिलने वाला है। अब सवाल उठता है कि सर ये बताओ कि क्लास जब हम सभी करेंगे तो हमें कुछ क्लास में नोटिंग भी करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली क्लास जब आप कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास डिजिटल मोड में है तो मैं आपके पीछे डंडे लेके तो खड़ा नहीं रह सकता ना, तो इसलिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन करनी पड़ेगी और सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको एक रजिस्टर रखना पड़ेगा और रजिस्टर में आपको नोटिंग करनी पड़ेगी। बच्चे कई बार कहते हैं सर आप ना ये हैंड रिटन जो नोट है ना यही आप मुझे दे दोगे तो मैं उसको पढ़ लूंगा, मैं लिखूंगा क्यों? देखो बच्चे, जब तक आप लिखोगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके दिमाग का टेस्ट तो होता ही है, साथ में इस हाथ का टेस्ट होता है। अब अगर हाथ की प्रैक्टिस अगर आपकी नहीं रही, आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये हाथ एग्जाम में आपको धोखा दे देगा। इसलिए कोशिश करना कि जितनी भी बातें हम लिखेंगे उसे तो लिखना ही है, साथ में क्वेश्चन आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन आंसर जब तक आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, टेक्निकल टर्म्स आपके दिमाग में तो होंगे लेकिन हाथ लिखने को तैयार नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब है कि नोटिंग भी आप सभी ने करनी है। क्या ये बातें समझ आई? बोलिए यस। ओके, चलिए तो अब हम अपने सिलेबस पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 1। सारे बच्चे चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग बनाएंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है ना इसको बोलते हैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ठीक है बच्चे, तो सारे बच्चे पहले बताओ कि ऑडिट वर्ड से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट क्या होता है? क्या हम सभी ऑडिटर हैं? एक नॉर्मल सा सवाल मैंने पूछा, क्या हम सभी ऑडिटर हैं? हर पर्सन ऑडिटर है? तो आप बोलोगे सर ऑडिटर, ऑडिटर मैंने सुना है कि हम सीए करते हैं उसके बाद ऑडिटर। नहीं साहब, ऑडिट तो ये होता है कि जब कोई भी काम आप कर लेते हैं या किसी और ने कर लिया है तो उसको दोबारा से आप चेक करते हैं कि क्या हमने एज पर रिक्वायरमेंट किया है या किसी और ने किया है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं मान लो सुबह में ऑफिस के लिए अगर घर से निकलता हूं तो नॉर्मली पहला काम हमारा क्या होगा रेडी होने के बाद कि हमें जो बिलोंगिंग्स जो सामान ऑफिस के लिए ले जाना है वो सारे मेरे रखे हुए होंगे, मैं लेके पहला काम है कि मैं निकल जाऊं उठा के। दूसरा, उसको दोबारा चेक करूं कि क्या मुझे जो बुक आज पढ़ानी है ऑफिस में वो बुक मैं लेके जा रहा हूं या नहीं। क्या कोई क्लाइंट का फाइल है जो मेरे पास होनी चाहिए जिसकी डिस्कशन ऑफिस में है, मैं ऑफिस से घर ले आया था वो गया या नहीं।
मेरे जेब में पेन रखा हुआ है या नहीं। इस तरह के जो सवाल हैं पहले मेरा माइंड पूछेगा और उसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले मुझे बैग चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सारी चीजें बैग में अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड है और जब ये रिक्वायर्ड है तो मेरे पास होने चाहिए। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसे नोटिस में लाऊंगा अपने घर वालों को और बोलूंगा कि दे दो, ये सामान मेरा छूट गया है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरी वाइफ के पास है तो सामान निकाल करके वो फाइल निकाल के दे दे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने क्या किया, एक वर्क जो ऑलरेडी परफॉर्म्ड था उसको पहले मैंने चेक किया और उसमें कुछ गलती पाई गई तो मैंने मांग लिया और फिर से पूरा करके मैं चल दिया। तो ऑडिट बेसिकली यही होता है। ओवरऑल कोई भी काम कंप्लीट हो जाता है तो उसको दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा से अपने आप को एश्योर कर लेते हैं, तो इसे ही हम ऑडिट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये ऑडिट आया कब से था? इसकी इतिहास बहुत पुरानी, इसकी इतिहास बहुत पुरानी है। इसका जिक्र मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जो 4th सेंचुरी बीसी का टाइम था। उस टाइम में भी रेफरेंस मिलता है कि ऑडिट हुआ करते थे। अब सिंपल सी बात है, राजा महाराजा वहां पर भी होते थे, तो राजा महाराजा के राज में पैसे का लेन देन होता था। ठीक है, ऑपरेशनल काम हुआ करते थे। अब इन सभी का चेकिंग होना जरूरी है, तो ये पास्ट परफॉर्मेंस जो काम कंप्लीट होने के बाद चेकिंग होता था ना, इसको ऑडिट बोला गया है। ठीक है बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूंगा कि अकाउंटिंग टर्म में या फाइनेंस के टर्म में हर फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है और ओपनिंग बैलेंस लेके नए लेजर्स में पोस्ट किए जाते हैं। जब तक ये मैनुअल था, आज के डेट में कंप्यूटराइज्ड है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स वैसा ही चल रहा है। ठीक है बच्चे, तो बेसिक फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं आए हैं। तो हम इन बातों को डिस्कस करेंगे कि अगर अकाउंट क्लोज हो गया तो क्लोज होने के बाद अकाउंटिंग वर्क परफॉर्म हो गया। यस सर। अब जब अकाउंटिंग वर्क परफॉर्म हो गया तो क्या अकाउंटिंग सही हुआ है या नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। और इसको चेक करने के प्रोसेस को ही हम ऑडिट बोल देंगे। बोलिए यस और नो। इसको चेक करने के प्रोसेस को ही हम ऑडिट बोल देंगे। ये ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ अकाउंट्स भी हो सकता है एंड आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये सारी चर्चा थी। अगर इंडिया में बात करें तो अंग्रेजी रूल 1860 के दौरान हमारे देश में ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट हुआ था 1860 के आसपास। इसी समय हमारे देश में टैक्स रिवॉल्यूशन लाया गया था। ठीक है, इसी समय इनकम टैक्स इंडिया में आया था लगभग। ठीक है, तो अब सबकी चेकिंग जरूरी है, सबकी इनकम की भी चेकिंग जरूरी है, अकाउंटिंग की चेकिंग जरूरी है, और इसके लिए ऑडिटर जनरल अपॉइंट किया था अंग्रेजी सरकार ने। आज के डेट में अगर मैं बात करूं, आज के डेट में तो हमारे देश में स्टेटूटरी अकाउंट्स की ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, गवर्नमेंट अकाउंट के ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम CAG बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो प्यार से उन्हें हम CAG बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो गवर्नमेंट रिसिट्स के एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऑडिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें
हमने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में किया कि ऑडिट आया कहां से था और ऑडिट क्यों जरूरी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे डेफिनेशन की, तो ऑडिट कहते किसको हैं, ये बातें आप लिखें। इनिशियली आपको बुक की अभी जरूरत नहीं है, आप बुक देखेंगे भी नहीं, आप आराम से सुनेंगे और लिखेंगे, बस इतनी बातें करनी है। तो आप बोलेंगे एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब जब मैंने बात किया ना इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये अपने आप में एक टेक्निकल टर्म है ऑडिट के दौरान। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है? ऑल्दो अगर ऑपरेशनल ऑडिट है तो ऑपरेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑडिट है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उसका ऑडिट होगा, जितने भी प्रोसेस है प्रोसीजर्स है उसका ऑडिट होगा। ठीक। अब इसके बाद आइए, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट आप करते हो तो कॉस्ट के रिलेशन में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको देखना पड़ेगा, तो इन सब का ऑडिट किया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं अकाउंट्स के रिलेशन में, तो आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका होगा? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसका? ऑफ ऑफ एनी एंटिटी। अब आप बोलोगे ये एंटिटी कौन है? किसी भी एंटिटी का मतलब क्या है? क्या एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का ऑडिट रिक्वायर्ड है? तो आंसर इज यस, प्रोप्राइटरशिप फर्म का भी ऑडिट होता है। किसी लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और कई बार तो ओनर खुद जानना चाहता है कि उसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो भी ऑडिट करवाता है। इसको हम कवर करेंगे टाइप ऑफ ऑडिट करने के समय। ठीक है बच्चे, तो अब आप देखिएगा, एंटिटी कोई भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकते हैं, किसी का भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ही ऑडिट कहलाता है। ठीक। अब जरा ध्यान देना, इस केस में मैंने आपको बोला इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब आप सभी ने कहा ये इंडिपेंडेंट क्या होता है सर? देखिएगा, आप सभी एक इंफॉर्मेशन को चेक कर रहे हो जिसका अकाउंटिंग पहले कंप्लीट हो रखा होगा। ठीक। अब उसमें कुछ गलतियां हो सकती, या मैनेजमेंट जानबूझ के कुछ न कुछ वहां पर इस तरह के काम कर रखे होंगे जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे इन्फ्लुएंस्ड। अगर यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लुएंस हो जाता है तो उनका काम चल जाता है। अब मैनेजमेंट का अगर मैं अपना बंदा हूं, मतलब ये है कि मैनेजमेंट मेरा रिलेटिव है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ऑडिट करता हूं। ठीक है, तो अब बताइए,
मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरा रिलेटिव मैनेजमेंट है, तो अब मैं उसके खिलाफ या उसकी गलतियों को क्या मैं सही से एक्सप्रेस कर पाऊंगा? आंसर इज क्लियरली नो। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं, अगर मान लीजिए मेरे ब्रदर की कोई फर्म है, तो ब्रदर के फर्म को मैं अगर ऑडिट करूंगा और उसने कोई गलतियां कर रखी है, तो भी मैं उसे हाइड करने की कोशिश करूंगा, उसे मैं बाहर लेकर के नहीं आऊंगा। बोलिए यस। तो ऐसे केसेस में ऐसे किसी भी पर्सन को ऑडिट करना चाहिए जो मेरे ब्रदर को जानता नहीं है या ब्रदर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, यानी कि डायरेक्टली उसका बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। अगर उसी बिजनेस में कोई पार्टनर है तो वो भी ऑडिट कर लेगा तो इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा। कोई एम्प्लॉई है वो भी ऑडिट करेगा तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसलिए ऑडिट को बोला गया कि दिस इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे इस डेफिनेशन में बोलेगा वेदर वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो उनके पास प्रॉफिट हो। ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो उनके पास, और अगर लॉस है ना बच्चे, तो भी ऑडिट। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। और मजे की बात ये है कि लॉस के केस में तो मैनेजमेंट खुद चाहती है, अगर मैनेजमेंट ने कुछ गलत ना कर रखा है तो मैनेजमेंट खुद चाहती है कि उसके बुक्स का इस तरह से एग्जामिनेशन हो जिससे ये पता चल सके कि लॉस का कारण क्या है। ठीक है बच्चे, तो वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नोट एक एंटिटी को के बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑडिट कहलाता है। ठीक है बच्चे, एंड irrespective irrespective of its साइज, एंटिटी का साइज क्या है उससे कोई मतलब नहीं। लीगल फॉर्म, उसकी लीगल एग्जिस्टेंस किस तरह की है, लीगल फॉर्म किस तरह का है, उससे भी कोई मतलब नहीं। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो सकता है। और ध्यान रहे, आप यहां से आगे इतनी बातें याद रखेंगे, और ये टेक्निकल एरिया है। व्हेन such examination when such examination is conducted with a view with a view क्या, to express an opinion, to express an opinion their own। ठीक, ऑडिट वो तभी माना जाएगा जब उसका इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हो विद दीज व्यूज, यानी कि व्यू ये होना जरूरी है। क्लियर है बच्चे? इस व्यू से अगर ऑडिट किया गया है, एग्जामिनेशन किया गया है, तो हम उसे ऑडिट बोलेंगे। ऑल्दो लार्जर पर्सपेक्टिव में जब मैं बात करूंगा आपसे तो मैं इसके टाइप बताऊंगा। जब ऑडिट के टाइप बताऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा
कि दो तरह के ऑडिट होंगे, एक इंटरनल ऑडिट होगा और एक एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा। जब मैं एक्सटर्नल ऑडिट की बात करता हूं तो वहां पर इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे कि सर ये एक्सटर्नल और इंटरनल की क्या जरूरत है? अब सिंपल सी बात मान लीजिए कि मेरे पास मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट करा करके उसका रिपोर्ट देना है, ताकि पब्लिक या स्टेक होल्डर में सिर्फ जनरल पब्लिक नहीं आते, इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जनरल पब्लिक भी आती है, बैंक भी आते हैं, जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके आपको लोन दे सके। ठीक है बच्चे। और आप बताओ बाजार में क्या होता होगा? कोशिश की जाती होगी कि प्रॉफिट ज्यादा दिखे भी, टर्नओवर ज्यादा दिखे भी, और हमें कुछ इस तरह का रास्ता मिल जाए जिससे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखने वाला प्रॉफिट पर टैक्स भी ना लगे। ठीक, तो दोनों एरिया को क्लब करते हुए एक बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरह से बना दी जाती है जिससे बैंकों को गुमराह किया जा सके। अब बीइंग ऑडिटर, आपका ड्यूटी होगा कल के डेट में कि आपको एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करनी है। ठीक है बच्चे। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपका काम चलेगा नहीं। इसी तरह से जो कोई कॉस्ट ऑडिटर होगा, जो सीएमए होते हैं, वो कॉस्ट ऑडिट परफॉर्म करते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनको कॉस्ट इंफॉर्मेशन की सही से जानकारी लेके रिकॉर्डिंग प्रोस्पेक्टिव्स को देखना है, फिर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका सिंपल मतलब यह है कि अगर मैं ऑडिट का जनरल मीनिंग निकाल के दूं तो जनरल मीनिंग यही है कि साहब ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। मतलब यह है कि बाइज्ड एग्जामिनेशन नहीं है। जो ऑडिटर है उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन जितना रिकॉर्ड्स मिल रहा है ना, उस पर उसे अपना व्यू देना है, अपने ओपिनियन देनी है। अब ओपिनियन कैसे बनेगी? जब वो डिटेल में चेक करेगा। ठीक है बच्चे। तो ये सारी बातें आप पहले ऑडिट के एक्सप्लेनेशंस में करेंगे, फिर इसके बाद हम सभी लेके चलेंगे आपको इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग, जो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट होगा। तो पहले हम सभी इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। आप सब आ जाओ और अपने बुक को ध्यान से देखो। देखो, आपको सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन कराया और आपको बोला रेफरेंस टू ऑडिटिंग अगर आप देखेंगे ना, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी मिलता है 4th सेंचुरी बीसी में। ठीक है। और ये क्या करता है? इट टॉक्स अबाउट फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर, अ प्रोसेस फॉर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट फॉर द सेम। ठीक है। किसी एक फिक्स्ड अकाउंटिंग ईयर का प्रोसेस ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट की चर्चा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दिया गया है। ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सर ये ऑडिट वर्ड आया कहां से? तो अगर मैं आपसे बोलूं कल के डेट में फिल इन द ब्लैंक्स में अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो पूछ भी लेगा। ठीक है। हालांकि इतना आसान सवाल आपसे पूछा नहीं जाता। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। वर्ड ऑडिट ओरिजिनेट होता है एक लैटिन वर्ड से जो ऑडायर है, और ऑडायर का मतलब है टू हियर। ऑडायर का मतलब है टू हियर। एंड ऑडिटर्स जो होते हैं ना, यूज टू हियर द अकाउंट्स एंड रीड आउट टू देम टू चेक दैट एम्प्लॉइज वर नॉट केयरलेस एंड नेग्लिजेंट। ऑडिट में ऑडिटर ये चेक करता है
कि जो एम्प्लॉय है वो केयरलेस नहीं है और नेग्लिजेंट नहीं है, और अकाउंट्स को वो हियर करके यानी सुन के देख के और फिर चेक करता है, चेक करने के बाद अपनी एक ओपिनियन बनाता है और रिपोर्ट बनाकर देता है। ठीक है बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिए। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया में 1860 में पहली बार आए, और प्रेजेंटली अगर बात करूं तो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर की ऑडिट करते हैं। इनिशियली सरकार और पब्लिक अकाउंट्स की ऑडिट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हमारे देश में बढ़ती चली गई। अब प्राइवेट सेक्टर्स में भी स्टेटूटरी, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, गवर्नमेंट ये की जो टैक्स अथॉरिटीज होती है वो भी एक स्टेक होल्डर होती है। अब आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ट्रू एंड फेयर पिक्चर देते हैं या नहीं, या उस पर कुछ आपने मेकअप कर रखा है क्या? अब ये मेकअप क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा ना कि ब्यूटी पार्लर में आजकल ओरिजिनलिटी से ज्यादा मेकअप करने के बाद पर्सन के आइडेंटिटी को भी बदल दिया जाता है। ठीक है, और ये धोखा तो नॉर्मली एक जोक की तरह चला हुआ है, जो आप लोग देखते हैं कि ब्यूटी पार्लर से जब सज के दुल्हन आती है, जिस दिन शादी होती है उस दिन, और उसके बाद का उसका लुक क्या होता है, तो फिर होता है कि धोखा हो गया। ये धोखा नहीं है, ऑडिट नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, तो सिमिलरली यहां पर क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मेकअप कर दिया जाता है। अब वो मेकअप है या नहीं ये कौन चेक करेगा? ऑडिट होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा तो आराम से चेक हो जाएगा कि रियलिटी यही है, इधर यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, तो अकाउंट्स को या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। यानी बैंक को मान लो लोन देना है, तो बैंक को अगर रियलिटी पता हो तो ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के बैंक रियलिटी ढूंढ लेगी, और फिर बैंक चाहे तो लोन दे सकती है और ना चाहे तो नहीं दे। ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि पूरा पिक्चर बैंक के सामने क्लियर कर दे। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की भी ऑडिट हमारे देश में रिक्वायर्ड हो गई। अब आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिए। आपने सबसे पहले किया बच्चे मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट। इस डेफिनेशन को आपने किया, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड irrespective of its size and legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. यही किया था। अब सिंपल सी बात है, इसको आप एनालाइज करेंगे तो पहले मैंने आपको क्या बोला, इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। यानी कि a person's judgment is not influenced by someone who hired them। जो आपको हायर किया कि मुझे ना मेरा इंडिपेंडेंट रिपोर्ट दे दो, तो आपका जजमेंट इन्फ्लुएंस्ड किसी से नहीं होना चाहिए, तभी इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करता हुआ माना जाएगा। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी एंड दे आर ऑडिटिंग टू प्रोवाइड एन अनबाइज्ड ओपिनियन। आपका एंटिटी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो आपके रिलेटिव का नहीं होना चाहिए, वो आपके एम्प्लॉयर का नहीं होना चाहिए, तभी ना आप उस पर
इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो। अदरवाइज एम्प्लॉई अगर आप उस कंपनी में हो और ऑडिट कर रहे हो तो एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से जो चाहेगा वो लिखवाने के लिए आपको प्रेशर दे सकता है और आपको इन्फ्लुएंस होकर ये काम करना भी पड़ेगा या अंडर प्रेशर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनर ऑफ बुक्स हो, आप एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं चलेगा। ठीक है बच्चे, तो इंडिपेंडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑडिट एंड दिस इंडिपेंडेंट हेल्प्स द ऑडिटर रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम एनी बाइस। ठीक है बच्चे, किसी भी तरह से बाइस्ड नहीं होगा। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ट्रू एंड एग्जैक्ट पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है बच्चे, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स द ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एंटिटी। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चे, अब आइए आगे। Entity whose financial information is examined need not necessarily is be profit oriented, यानी लॉस ओरिएंटेड है तो भी हो सकता है, एनपीओ है तो भी हो सकता है। ऑडिट कैन अंडरटेकन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो, लार्ज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका साइज कुछ भी हो, ऑडिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, यस। अब इसके बाद आइए फर्दर। इट कैन बी कंडक्टेड फॉर एनी एंटिटी irrespective of its legal structure. Such an entity may be proprietary concern, a partnership firm, LLP, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट। अब ये सारी बातें मैं या तो लिख दूं या फिर आपको मैंने क्लास नोट में पहले ही लिख के दिया हुआ है, तो अब आप ध्यान से समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है, टीचर यहीं के बात को वहां हर एक बात को लिखवा रहे होते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन बदल के, तो बात क्लियर है ना कि आपको बातें समझ में आनी चाहिए और लिखने की प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आप सभी करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये सारी बातें आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूं, उन्हीं बातों को यहां पर लिखा हुआ आपके पास बुक में अवेलेबल है। द पर्पस ऑफ ऑडिट, ऑडिट का पर्पस क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद आइए, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है? आंसर इज, इसीलिए ये बातें कही गई है, एक गुड अकाउंटेंट बैड ऑडिटर होता है। एक गुड अकाउंटेंट बैड ऑडिटर होता है क्योंकि परफॉर्मर कभी भी चेकर नहीं हो सकता। एक परफॉर्मर है ना, वो चेकर तब तक नहीं हो सकता जब तक, क्योंकि वो उस समय बाइज्ड है अपने इंफॉर्मेशन, उसने खुद ही बनाए हैं। जब तक दूसरा कोई चेक नहीं करेगा वो परफेक्टली उसकी चेक नहीं हो सकती। भले ही मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ऑडिट नहीं करता बल्कि अकाउंटिंग करके अपना अकाउंटिंग बुक तैयार किया और मुझे ही कहा जाए कि उसको ऑडिट करके बता दो, तो मैं बोलूंगा एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स इट्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ठीक है, मैं कुछ भी अपने अगेंस्ट थोड़ी ना लिखूं। ठीक, क्यों? क्योंकि और रियलिटी में मुझे कोई गलती मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सबसे बैड ऑडिटर माना जाऊंगा अगर मैंने उसी का अकाउंटिंग किया और सेम मैं ऑडिट करने चलता हूं, तो मैं सबसे बैड ऑडिटर माना जाऊंगा। एक गुड अकाउंटेंट हमेशा बैड ऑडिटर होता है। ठीक है बच्चे, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, प्रेजेंटेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके लिए
उसको पहले अपॉइंट किया जाता है। स्टेप 1 में ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। स्टेप 2 में ऑडिटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन गैदर करता है। हाँ बताओ क्या है तुम्हारे पास, अकाउंट्स दिखाओ, लेजर दिखाओ, बिल दिखाओ, सब कुछ को ऑडिटर देखता है। ठीक। और इसके लिए ऑडिटर को नॉलेज भी बहुत होती है। ये पेपर जो है ना आपका, समझ लो सारे नॉलेज को कंटेन करने की रिक्वायरमेंट रखता है। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप चेक कर सको कि बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस को फॉलो किया गया या नहीं। आप कंपनी है तो कंपनी लॉ फॉलो किया गया है। बैंक है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो किया गया है या नहीं, सेबी का रेगुलेशन फॉलो किया गया है या नहीं, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ती है। ओके। तो इतनी सारे नॉलेज भी ऑडिटर के पास, सारे लॉ की नॉलेज हो, सारी स्टैंडर्ड्स की नॉलेज हो, तब ऑडिट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब इसके बाद आगे बढ़िएगा। In doing so, he has to see the financial statement would not mislead anybody by ensuring. क्या इंश्योर करेगा? Account have been drawn up with reference to entries in the books of account. Entries, ठीक है। जो एंट्री है ना, वो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट में होनी चाहिए और उसी एंट्री के बेसिस पर अकाउंट बनना चाहिए। तो आप बताइए अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन। इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन साथ में साथ में अकाउंटिंग में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि करेक्ट इंट्रीज इन द बुक्स होना चाहिए जिससे लेजर में सही से पोस्टिंग हो जाए, ट्रायल बैलेंस बन जाए और उससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत जरूरी है और that entry must be adequately supported। मतलब ये है कि एक एक्सपेंडिचर अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर हो रहा है, एक एक्सपेंडिचर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आ रहा है कि मैंने कोई ना रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के खर्च किए, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की जो एंट्री है, मान लो 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख रुपए का प्रॉपरली सपोर्टिंग बिल भी होना चाहिए। अगर इंटरनली कंट्रोल इस तरह से डिजाइन किया है मैनेजमेंट ने कि वहां पर 5 लाख से ऊपर के बिल को इस लेवल की अथॉरिटी ने साइन किया होना चाहिए। हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि क्या प्रॉपर अथॉरिटी अथोराइज्ड पर्सन ने अप्रूव किया है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो एडेक्वेटली सपोर्टेड है बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी बिल है, उसके अप्रूवल्स हैं, ये सारी बातें आपको देखनी। नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन ओमिटेड। आपका कोई भी एंट्री छूटा नहीं है, ये भी बातें चेक करनी होती है। ठीक है बच्चे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से निकल के आ रही है वो क्लियर भी होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन अगर है तो ऑडिटर को ऐसी बातों को फाइनेंशियल जब ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा तो उसे क्लियर भी करना पड़ेगा, या मैनेजमेंट के नोट्स जो क्लैरिफिकेशन के लिए लिखे गए हैं उसमें चेक करेगा ऑडिटर क्या इस एम्बिग्यूटी को मैनेजमेंट ने नोट्स में क्लैरिफाई किया है। अगर हां तो फिर ऑडिटर उस चीज से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा।
इतनी बातें समझ, बोलिए यस और नो। चेक करेगा कि क्या वाकई क्लियर है अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, सारी एंट्री सपोर्टेड विद द एविडेंस है, यस प्रॉपरली सफिशिएंट डॉक्यूमेंट से जो है ना सपोर्टेड होना चाहिए। अब इसके बाद आइए, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standards। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दो तरह की स्टैंडर्ड की चर्चा मैं हालांकि बड़े सारे और भी करूंगा, लेकिन दो मेजरली है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसके बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाते हैं और उसके डिस्क्लोजर तैयार किए जाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रोविजन को फॉलो करे। लेकिन ऑडिटर के लिए भी एक स्टैंडर्ड है जिसकी चर्चा इसी चैप्टर में हम सभी करेंगे। ऑडिटर के लिए जो स्टैंडर्ड है ना बच्चे, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। बस एएस को उल्टा कर दो, एसए हो जाता है। आपके सिलेबस में ज्यादातर जो सीएमए वाले बच्चे हैं, उनके सिलेबस में ऐसे डिटेल में नहीं पढ़ना है, जबकि सीए के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो उनको टोटल 27 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़नी होती है। ठीक है बच्चे, चलिए आप सभी को इंट्रोडक्शन से ही काम चलाना है बस। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग ऑडिटर को उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ऑडिट करना है। ठीक है बच्चे, तो स्टैंडर्ड है ऑडिट करने का, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, ऐसे जो होते हैं, उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की नहीं होती बल्कि ऑडिटर की होती है। The statements of accounts presents a true and fair pictures of the operational results and the assets and liabilities। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स देता है या नहीं, ये बातें ओपिनियन में आपको रिपोर्ट में लिखनी होती है। ठीक है बच्चे, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊंगा जहां पर ये वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। अच्छी अच्छी कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट भी देखोगे ना, तो आप किसी का भी ऑडिट रिपोर्ट सर्च कर लो, गूगल पे आज कर लो, मैं क्या दिखाऊंगा, गूगल पे आज सर्च कर लो। आज के डेट में गूगल बाबा आप लोगों के हाथ में होते हैं। ठीक है, रिलायंस का ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करो पीडीएफ और देखो। ठीक, उसमें लिखा होगा द बुक्स ऑफ अकाउंट्स presents true and fair views, true and fair pictures of the operations and true and fair pictures of the assets and liabilities। अगर उसमें कोई गलतियां हैं तो ऑडिटर वो भी रिपोर्ट करता है। ठीक है बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे डिस्कशन को अगर आप देखें तो बेसिक नेचर ऑफ ऑडिटिंग जो होता है ना, लाइज इन प्रोवाइडिंग एश्योरेंस टू यूजर्स। इस पूरे डिस्कशन के बाद आप एक बात कंक्लूड कर रहे हो कि बेसिक नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या है, टू गिव द एश्योरेंस कि साहब हमने चेक कर लिया है। और जो ऑडिटर होता है, खास करके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव में अगर बात करूं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली एंड ओनली पर्सन ऑथराइज्ड है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट करने के लिए इंडिया में। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ये बातें कहा करते हैं क्या, कि मेरे सिग्नेचर से यानी प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से कोई भी उस डॉक्यूमेंट पे भरोसा नहीं करेगा। और अगर सीए ने साइन कर दिया है तो यूनिवर्सल लेवल पर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर भरोसा करें। बात समझ में आ रही है, इतनी ताकत ऑडिटर के सिग्नेचर में होता है। तो आप बताइए, क्या ऑडिटर ऐसे ही कर देता होगा साइन, सर हमें तो पैसा मिलेगा हम यूं ही ऐसे साइन कर देंगे। एक बार जिस दिन आपको मैंने एथिक्स पढ़ा दिया ना,
आप साइन नहीं करोगे। जिस दिन आपको अपने सीए एक्ट के बारे में जानकारी आ गई, जिस दिन आपको अपनी बीइंग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको पता चल गया, एक बार आपको कॉस्ट, अगर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, अगर आपको अपनी इंस्टीट्यूट के एथिक्स के बारे में पता चल गया, तो आप साइन नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? यानी साइन करने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। इवन आज के डेट में तो ऑडिटर को जेल तक जाने की जिम्मेदारी आ गई है, अगर समय से उसने सही सही रिपोर्ट नहीं किया है और मैनेजमेंट के साथ मिलकर फ्रॉड में साथ दिया है, तो ऐसे केसेस में प्रोफेशनली तो वो एथिक्स का उल्लंघन कर ही रहा है, साथ में कानूनी भी गड़बड़ कर रहा है। तो इसलिए अब आप ये मत समझना कि सरकार ने यूं ही आपको इतना बड़ा शाइनिंग अथॉरिटी दे रखा है। आपको साइनिंग अथॉरिटी लॉ ने दिया है, तो उसकी इज्जत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जीवन में ऐसी गलती कभी भी मत करना कि कोई भी पर्सन बोलेगा यहां साइन कर दो तो आप साइन कर दोगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स की गई। ठीक है, तो जो एश्योरेंस देता है वो क्या देता है? कॉन्फिडेंस टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि हमने, अगर सीए ने चेक कर लिया, अगर ऑडिटर ने चेक कर लिया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बुक्स की हो रखी है, इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स देता है। ठीक है, एंड सच एन एश्योरेंस लैंड्स क्रेडिबिलिटी टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये एश्योरेंस ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का को क्रेडिबल बनाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस देता है यूजर्स को। ठीक है, और इसके बाद आइए, जो कॉन्फिडेंस देता है ये यूजर्स को, दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन। मैनेजमेंट ने जो प्रॉफिट बताया है वो सही है, मैनेजमेंट ने जो टर्नओवर बताया वो सही, मैनेजमेंट ने जो एसेट बताए वो सही है, मैनेजमेंट ने जो लाइबिलिटीज बताए हैं वो भी मैंने चेक कर लिए पर। ठीक है बच्चे, ये सारी बातें आप जब चेक करते, मैनेजमेंट ने जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दिए है वो भी सही है। तो इस तरह से आप जब अगर इंफॉर्मेशन को ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स पर लिख देते हो, तो मैनेज यूजर्स जो है ना कॉन्फिडेंस हासिल करता है। तो ओवरऑल ऑडिट की मीनिंग और नेचर आप समझ गए, तो देखेंगे जरा, आपने यहां पर बच्चे मीनिंग किया, मीनिंग किया और इसके बाद कंक्लूड किया क्या? नेचर अगर आप देखो, नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या है? नेचर ऑफ ऑडिटिंग अगर आप देखेंगे ना, तो बेसिक नेचर ऑफ ऑडिटिंग टू प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिक नेचर ऑफ ऑडिटिंग है टू प्रोवाइड, पहला, कॉन्फिडेंस टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंस देता है कि साहब सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, एश्योरेंस देता है टू प्रोवाइड एश्योरेंस, टू प्रोवाइड एश्योरेंस which lends credibility of financial statement।
जो एश्योरेंस है कि साहब क्रेडिबल है, आप मुझ पर भरोसा करो, मैंने साइन कर दिया ना। ऑडिटर ने अगर साइन कर दिया, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स परफॉर्म किया जाता है। एंड अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली, आप ये कह सकते हैं इस बेसिस पर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स reflected financial statements contains contains all the financial information which can be relied upon। मतलब क्या, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है ना, वो इस तरह का है कि आप इस पर रिलाई कर सकते हो। तो ये है आपका बेसिक नेचर ऑफ ऑडिट। तो मीनिंग ऑफ ऑडिट कर लिया आपने, क्या था? इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन। क्या था? इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। क्योंकि हम सभी फाइनेंशियल ऑडिट ही पढ़ रहे हैं, ऑपरेशनल ऑडिट और इस सब चीजों की चर्चा यहां नहीं कर रहे हैं, तो आप सिंपल समझेंगे। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑडिट जो है ना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट से ही बाहर निकला है। अर्लियर टाइम में पहले फाइनेंशियल ऑडिट ही हुआ करता था, बाद में हर सेक्टर में ऑडिट आज के डेट में होता है। इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी ऑडिट होता है, कॉस्ट के क्षेत्र में भी ऑडिट होता है, हर एरिया में ऑडिट होता है। इंटरनल ऑडिट भी होते हैं एंड एक्सटर्नल ऑडिट भी। ठीक है बच्चे, तो सिंपल सी बात है, ऑडिट की अगर बात करें ना, ओवरऑल ऑडिट जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। ऑडिट क्या है, एक अलग बात कर रहा हूं आपके साथ। ऑडिट क्या है सर? ऑडिट ना, ऑडिट इज इंटरडिसिप्लिनरी। इंटर डिसिप्लिनरी। अब आप बोलोगे ये सर क्या होता है इंटरडिसिप्लिनरी? तो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब समझना, यानी कि ऑडिटर्स ऑडिटर्स हर एस्पेक्ट से ऑडिट करता है। इसका सिंपल मतलब है कि ऑडिट का अकाउंटिंग से भी लिंक है, ऑडिट का लॉ से भी लिंक है, उसको बिजनेस लॉ आना चाहिए। ठीक, ऑडिट का इकोनॉमिक्स से लिंक है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर सबसे बड़ा है, ऑडिट का ह्यूमन बिहेवियर से लिंक। आप बोलोगे ये क्या होता है? एक ऑडिटर को ह्यूमन बिहेवियर का भी नॉलेज होना चाहिए, बिहेवियरल साइंस का भी नॉलेज होना। एक गुड ऑडिटर वो तभी हो सकता है जब वो ह्यूमन के बिहेवियर से भी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी ह्यूमन बिहेवियर भी देखना पड़ेगा। तो ऑडिट इंटरडिसिप्लिनरी होता है, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट करता है, इट इनकॉर्पोरेट्स it incorporates knowledge। कौन से नॉलेज? नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी,
अकाउंटेंसी, लॉ, लॉ, बिहेवियरल साइंस, बिहेवियरल साइंस, ठीक है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर्स वगैरह आ जाते हैं। स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स का भी नॉलेज, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट याद करिएगा आप सभी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी अगर सेकंड ग्रुप में पढ़ चुके होंगे तो वहां पर देखा होगा आपने, रेशियो एनालिसिस वगैरह आप करते हैं। तो जो रेशियो एनालिसिस वगैरह आप करते हो, ऑडिटर को उसकी नॉलेज भी होनी जरूरी है फॉर ऑडिटिंग। यानी कि ऑडिट जो है ना वो इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि मल्टी डायगोनल नॉलेज भी होना चाहिए। और आप सारे इंफॉर्मेशन को उस पर्सपेक्टिव से, जिस पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हो, लॉ के एंगल से, इकोनॉमिक्स के एंगल से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एंगल से, ह्यूमन बिहेवियर्स के एंगल से, तो आप उस तरह से उसे देख पाओगे। ये बातें ध्यान में रखनी है। ऑडिटर को अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज होना चाहिए, ऑडिटर को लॉ का नॉलेज होना चाहिए, ऑडिटर को इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर के ऑडिटर ऑडिट कर पाएगा। तो इन बातों को की चर्चा हमने यहां पर लिखी हुई है। डाइवर्स सब्जेक्ट के साथ ऑडिटर का रिलेशन होता है। देखिएगा ये तो ओवरऑल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैंने वही बातें जो आपको बताई है यहां पर लिख दिया है। देखिएगा इसी को मैंने है ना पॉइंट वाइज कर दिया। देखिएगा ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में क्या होता है, और इसका अगर आप दोनों का रिलेशन चेक करें तो ऑडिट क्या करता है, इट इज रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट which are nothing but as a result of overall accounting process। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ऑडिट होगा, जब ऑडिट होगा तो अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑडिटर एक इन्वेस्टिगेटर नहीं होता। इन बातों से एक बात तो क्लियर निकल के आ गई कि सीआईडी के तरह आप एक इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होते हो, तो ऑडिटर कभी भी गारंटी कर सकता है क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने चेक कर लिया सब ठीक है? ऑडिटर कांट गारंटीज, गारंटी आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जिस समय बुक्स ऑफ अकाउंट लिखी जा रही थी उस समय ऑडिटर प्रेजेंट नहीं था। ऑडिटर बाद में आया जब अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई, तो इसलिए वो सिर्फ एश्योरेंस दे सकता है रीजनेबल लेवल पर, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है बच्चे, इसी तरह से ऑडिटिंग और लॉ के बीच में रिलेशन होता है। ऑडिटर शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ अफेक्टिंग द एंटिटीज। इसका सिंपल मतलब, अब जैसे मान लो कि कल के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप ऑडिट कर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप ऑडिट करते हो और आप एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट उसका करते हो, तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पता होना चाहिए, आपको कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए, आपको सेबी के गाइडलाइंस पता होने चाहिए, आपको एफसीआरए पता होना चाहिए, आपको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको इनकम टैक्स एक्ट पता होनी चाहिए, आपको जीएसटी का लॉ पता होना चाहिए, ठीक है, कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए, इतने सारे, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। और अब तो मजे की बात यह है कि बैंकों पर भी इंड एएस की एप्लीकेशन आने वाली है। अगर आ गई ना तो समझ लो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है। इंड एएस का नॉलेज आप सभी लेकर के अब बाजार में उतरोगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए इतनी सारी कहानी करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस के बीच में भी इंटरडिसिप्लिनरी
रिलेशंस हैं क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद आइए ऑडिटिंग एंड स्टेटिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, आपको नॉलेज ऑफ स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगे। क्या एक ऑडिटर पूरे साल के अकाउंटिंग रिकॉर्ड को वन बाय वन 100% चेक कर सकता है एक गिवन टाइम फ्रेम में? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो पूरे साल हुआ है ना, करीब करीब रिकॉर्ड रूम का 5-7 तो रिकॉर्ड रूम भर चुके। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में आप पूरे साल की अकाउंटिंग रिकॉर्ड कैसे चेक कर सकते हो? तो आपको एक सैंपलिंग करनी पड़ेगी। कितना परसेंट किस एरिया में ज्यादा मुझे लगता है कि गड़बड़ किया जा सकता है। ठीक, आपको उस एरिया में प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद आइए ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ऑडिटिंग आज के डेट में हो गया है। ठीक है बच्चे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से प्रोसेसिंग होना शुरू हो चुका है आज के डेट में। तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इट्स सेल्फ ईडीपी ऑडिटिंग, इट्स सेल्फ डेवलपिंग अ डिसिप्लिन। आज के डेट में वो पेपर पेन वाली ऑडिट धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। आपको कंप्यूटराइज्ड ऑडिट करना पड़ेगा, तो आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना जरूरी है आज के डेट में। ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल है। आपको बड़े सारे फाइनेंशियल टेक्निक्स जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही से कंपनी ने किया है या नहीं, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज होना जरूरी है। फंड फ्लो बनाने का आपको नॉलेज होना जरूरी है, ताकि फंड फ्लो को आप चेक कर सको कि क्या फंड फ्लो सही से ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं। रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग, इन सब का नॉलेज। कैपिटल बजटिंग में मतलब क्या? सिंपल है, कोई बड़ी मशीन है, कंपनी ने 5 करोड़ की खरीद ली, जबकि सेम मशीन 2 लाख रुपए महीना में रेंट पर अगर बाजार में मिल रही थी, तो डिसीजन लेना चाहिए था कंपनी ने कि रेंट पर लेना ज्यादा ठीक है या मशीन को बाजार से लेकर आना ठीक है। तो ये कैपिटल बजटिंग में देखा जाना चाहिए। अगर 5 करोड़ की जगह 2 लाख रुपए महीना कंपनी दे देती मशीन का और रेंट पर ले आती, तो क्या वो फायदेमंद होता? ये चेक करना बहुत जरूरी है। और वो बाकी 4 करोड़ 98 लाख कहीं और बिजनेस में यूज होता, 2 लाख रुपए कमा कमा के आप दे सकते थे, तो उसके लिए आपको कैपिटल बजटिंग करनी पड़ती है उसमें। जब आप फाइनल लेवल में जाओगे, हालांकि थोड़े बहुत कैपिटल बजटिंग की इंट्रोडक्शन कैपिटल आपको करा दिए जाएंगे यहाँ पर। तो फाइनेंस कैपिटल बजटिंग इंटर में जितनी पार्ट है उसमें आप ये बातें समझ पाओगे कि कंपनी ने डिसीजन लेना होता है और इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालने होते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? सिंपल है। अब देखिएगा, 2-2 लाख रुपए हर महीने जाएगा, तो आज से 2 साल बाद जो 2 लाख रुपए जाएगा उसकी वैल्यू क्या 2 लाख रहेगी? नहीं, उस समय की वैल्यू, महंगाई अलग होगी और 2 लाख की वैल्यू आज जो 2 लाख है, अगले 2 साल में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसके लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने पड़ते हैं, और ये ज्यादा मैं डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप सभी कर चुके हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां से आगे आइए। ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए। गुड ऑडिटर इज वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस फंक्शन सच एज, उसको प्रोडक्शन का नॉलेज होना चाहिए, कॉस्ट सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए। तभी जाकर के ऑडिटर एक गुड ऑडिटर माना जाए। ठीक है बच्चे, इतनी कहानी करने के साथ ही हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। तो आप सभी फटाफट से अगली हेडिंग
बनाएंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, सिंपल सी बात है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर्स जो होते हैं ना, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के लिए एक एसेज दिया गया है, एसे 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ये क्या होता है, इस पर चर्चा हम सभी करेंगे। इस पर मैंने आपको बोला ऑडिटर के लिए एक सेट स्टैंडर्ड है कि हर ऑडिटर इस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए दिया गया है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए दिया गया है। अब इससे पहले कि इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जहां पर एक्सटर्नल ऑडिटर होगा ना, एक्सटर्नल ऑडिट हो रहा होगा, वहीं पर इंडिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है बच्चे, इंटरनल ऑडिट में इंडिपेंडेंसी उतना मैटर नहीं करता, और इंटरनल ऑडिट कराए क्यों जाते हैं, तो पहले आप टाइप ऑफ ऑडिट बीच में एक डिस्कस कर लो, ज्यादा बेटर है। टाइप ऑफ ऑडिट, एक बच्चा आता है इंटरनल ऑडिट, एंड दूसरा आप बोलोगे एक्सटर्नल ऑडिट, या इसे आप स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोल देते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोल देंगे। इंटरनल ऑडिट जो होता है ना, ये बेसिकली, अब देखो मुझे तो पता है कि मेरा स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा टाइम से। जब स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हमारे अकाउंटिंग में गलतियां भी ढूंढ लेगा और उसे रिपोर्ट में लिख देगा। और क्योंकि मैं उसके इंडिपेंडेंस को कुछ भी टच नहीं कर सकता, वो इंडिपेंडेंट है, वो आएगा ऑडिट करेगा, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट देगा। देयरफॉर हमें क्या करना है, पहले ऐसा कर लेते हैं, किसी ऐसे पर्सन को रख लेते हैं जो मेरे अकाउंट्स का इंटरनल ऑडिट कर दे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरनल ऑडिट करते रहे टाइम टू टाइम। जैसे जैसे वो बनता जा रहा है डेली बेसिस पर, उसका इंटरनल ऑडिट करके हमारी गलतियों को सुधारते रहे। अगर उसने सारी गलतियां पहले सुधार दी तो एक्सटर्नल ऑडिटर, स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स को कोई भी गलती मिलेगी नहीं। ओके, और जब गलती नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी कर नहीं सकता है। ठीक है बच्चे, तो अब सिंपल सी बात है, ऑडिट रिपोर्ट में वो क्लियर लिखेगा कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स ऑफ द एंटिटी। ठीक है बच्चे, तो सिंपल अगर मैं बात करूं, इंटरनल ऑडिट में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए ना, तो यहां पर ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर मे बी एम्प्लॉई और अदर पर्सन विद एनी क्वालिफिकेशन, जबकि स्टेट्यूटरी ऑडिटर में ऑडिटर मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी ये अधिकार है कि ऑडिट कर सके। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। एक कॉस्ट ऑडिट है जिसमें कि सीएमए की रिक्वायरमेंट हो सकती है,
और एक कंप्लायंस ऑडिट है जिसमें सीएस के पास अधिकार है, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट के लिए ऑडिटर हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। ठीक है बच्चे, तो अब ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आप जो पढ़ रहे थे, फिर मैं वापस आ गया वहां से। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, वेदर इट इज फ्री फ्रॉम मैटेरियल मिस स्टेटमेंट। देखिए टेक्निकल टर्म्स आता जा रहा, पहले इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आया, फिर रीजनेबल एश्योरेंस आया, एश्योरेंस आया। ये सारे वर्ड्स जो है ना आपके लिए अभी नया होगा। ठीक है, और इसी टर्म्स को समझना भी है और लिखने की आदत डालनी है। ठीक है, जब तक आप इसे बोलना लिखना शुरू नहीं करेंगे, आपके नॉर्मल लैंग्वेज में ये आ ना जाए, तब तक आपको दिक्कत रहेगी। तो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट, दूसरा इसका काम है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रिपोर्ट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है बच्चे? जल्दी जल्दी बताएंगे। यस सर, फटाफट से जवाब देंगे आप। टू रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड ध्यान रहे इट कम्युनिकेट्स एज रिक्वायर्ड बाय द, communicate as required by SAs। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में जो कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट है आपकी, उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई? बोलो ना हाँ या ना। चलिए, तो आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब फटाफट से एक बार देखेंगे अपनी बुक पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट में क्या था। सर, conducting audit of financial statement, objectives of auditors in accordance with SA 200, overall objective of independent auditor, इसका heading है and conduct of an audit in accordance with the standard on auditing are, क्या audit इसका objective है? पहला, to obtain रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। क्या? अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, कि पूरे के पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनी है वो फ्री है फ्रॉम द मैटेरियल मिस। मैटेरियल मिस स्टेटमेंट वो वहां नहीं है। अब मैटेरियल क्या होता है? मैटेरियल क्या होता है? सिंपल सी बात है, अगर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन चल रहा है और 5 रुपए की गलती, करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन चल रहा है, 5 रुपए की गलती है, तो मटेरियल है? नहीं। लेकिन अगर हजारों रुपए का ट्रांजैक्शन है, उसमें आपका 5-10 रुपए की गलती मिल जाती है, तो फिर आप उस पर थोड़ा डिटेल। इसी तरह से अगर करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन है, लाख रुपए
का आपको कुछ गड़बड़ मिलता है तो आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल। ठीक है बच्चे, तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है या नहीं। कि चलो 1 रुपए का शॉर्ट एंड एक्सेस की गलती है और आप उस पर रिपोर्ट पर लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है बच्चे, आपको मैटेरियलिटी चेक करना पड़ेगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ आई? बोलिए यस नो। चलिए देखेंगे जरा, whether the financial statement as a whole are free from the financial misstatement, whether due to fraud or error। अब ये मिस स्टेटमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो फ्रॉड करने का इंटेंशन है, इसी के कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनाई गई, या गलतियां हो गई, ह्यूमन एरर है, गलतियां हो गई, लिखना था 5 करोड़ लिख दिया 50 लाख, गलती हो गई, एक जीरो नहीं लिखा ना। ठीक है, तो गलतियां हो सकती है, एरर ऑफ ओमिशन पढ़ा था ना आपने बचपन में, एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है। दियर बाय इनेबलिंग द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ये इस तरह का रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए जो ऑडिटर को ओपिनियन फ्रेम करने में, एक्सप्रेस करने में हेल्प करे ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसे प्यार से FRF बोलते, इससे प्यार से FRF बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बच्चे बाजार में आपको मिल जाएंगे FRF बोलते हुए, क्योंकि उनके टीचर ने FRF ही ज्यादा यूज किया। ठीक है, लेकिन मैं बच्चों को ज्यादातर कहता हूं यू हैव टू प्रैक्टिस विद दिस वर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आप बार बार जब बोलेंगे ना तो लिखने में आसानी होगी, क्योंकि एग्जाम में FRF लिखेंगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ठीक है बच्चे, तो प्लीज आपको ध्यान रखना है कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? टू प्रोवाइड, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिख लीजिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम material misstatement, material misstatement, ये आपको चेक करना है। फ्री फ्रॉम material misstatement से फ्री है क्या? ड्यू टू, वेदर ड्यू टू error और फ्रॉड। देखिएगा, पहले ऑडिटर का इंटेंशन हमेशा क्या होना चाहिए? एक ऑडिटर का गुड अप्रोच कहता है हमारा स्टैंडर्ड कि आप फ्रॉड का एंगल पहले ही पॉइंट पे ढूंढना मत शुरू कर दो। आपको पहले ये मानना चाहिए कि एरर हो सकती, ठीक, और फिर एरर ढूंढते ढूंढते आपको ये पता चल जाए कि नहीं ये तो फ्रॉड है, जानबूझ के किया गया, तो आपको अपने ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, क्वालिफाइड ओपिनियन देना चाहिए, और बताना चाहिए कि ये फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड को रिपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन इनिशियली आप हंटिंग करने के तौर पे आप फ्रॉड ढूंढने के लिए पहले दिन से ही नहीं चले जाओ कि फ्रॉड ही ढूंढना मैंने। ओके, तो आप रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो कि वेदर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो एरर के कारण भी हो सकता है एंड फ्रॉड के कारण भी हो सकता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? एंड दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चे, अब इसी बातों को मैंने यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया डिटेल एनालिसिस के फॉर्म में। देखिएगा, auditor's objective is to obtain reasonable assurance whether financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Reasonable assurance क्या होता है? Reasonable assurance is to be distinguished from absolute assurance. आप गारंटी नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्यूट नहीं कर रहे कि हाँ कोई गलती नहीं है, मिस स्टेटमेंट से फ्री है, ऐसा आप गारंटी नहीं कर। हाँ, रीजनेबली हमने चेक कर लिया और रीजनेबली एश्योर्ड है कि हाँ ठीक है, सब कुछ कंप्लाइड है, लॉ के अकॉर्डिंग बनाया गया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है? एब्सोल्यूट एश्योरेंस एक कंप्लीट गारंटी होती है, कंप्लीट एश्योरेंस होता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल। लेकिन ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की ऑडिट के ऑडिटर्स कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय वर्क परफॉर्म हो रहा था उस समय वो प्रेजेंट नहीं थे वहां पर। ओके, और इन्वेस्टिगेशन का राइट ऑडिटर के पास नहीं होता है, उसको उसी मैनेजमेंट के एम्प्लॉय से मिल करके इंफॉर्मेशन निकालनी होती है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपना एक ओपिनियन बनाना होता है। ठीक है, ओके। हाउएवर, reasonable assurance is not a complete guarantee, although it is a high level of assurance, but it is not a complete assurance. ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल एश्योरेंस तो होता है लेकिन कंप्लीट एश्योरेंस नहीं। अब बच्चों ने मुझसे सवाल किया कि सर ऑडिटर से भी तो गलतियां हो जाती हो, होती है, धड़ल्ले से होती है, कई बार जानबूझ के कोई करता है और कई बार उनसे भी छूट जाती है इंफॉर्मेशन, इसीलिए इसे हम कंप्लीट गारंटी या कंप्लीट एश्योरेंस नहीं मानते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद आइए आप, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट by the auditor with professional competence and skill in accordance with the standard on auditing. ठीक है बच्चे, इसके बाद आइए, ऑडिट प्रोसीजर्स आर अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद एसेज, यानी कि आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अप्लाई करते हुए करना है, ऑडिट एविडेंस एक्वायर्ड करना है, ऑब्टेन करना है एंड उसे इवेल्युएट करना है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, कैसे उस एविडेंस को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंक्लूजन्स आर ड्रॉन एंड ओपिनियन इज फॉर्म्ड। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस कलेक्टेड द ऑडिटर शुड फॉर्म ड्रॉन एंड फॉर्म्ड एंड ओपिनियन। ठीक है बच्चे, तो कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा और ओपिनियन फॉर्म करेगा। इट लीड्स टू हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस विच इज कॉल्ड रीजनेबल एश्योरेंस। आपको अगर ये पूछ लिया जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीजनेबल एश्योरेंस, तो आप आराम से बोल सकते हैं रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल एश्योरेंस बट इट इज नॉट अ कंप्लीट एश्योरेंस। ठीक है बच्चे, इसके बाद आइए, मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अकर्ड, दो कारण, एरर एंड फ्रॉड। Auditor seeks to obtain reasonable assurance whether financial statement as a whole are free from material misstatement. इसके बाद आइए, he has to see effects of misstatements on the financial statement as a whole in totality. ठीक है, वो पूरे टोटल लेवल पर ओपिनियन देगा। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ मिस स्टेटमेंट टोटल लेवल पर देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। Obtaining reasonable assurance and financial statement as a whole free of misstatements enable the auditor to express the opinion
on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसे मैं एप्लीकेबल एफआरएफ बता चुका हूं। ठीक है बच्चे, ओपिनियन इज रिपोर्टेड एंड कम्युनिकेटेड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिट फाइंडिंग्स। आपको एक और रिटन रिपोर्ट में ओपिनियन को देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अब इतनी सारी कहानी करने के साथ ही आप सर डिटेल में पढ़ लिया। अगर हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को समराइज करना है तो समराइज इस तरह, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को समराइज कर सकते हैं आप कैसे? ऑब्टेनिंग अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दूसरा, gaining a reasonable assurance leads to formation of opinion। ठीक है बच्चे, that whether financial statements are prepared in all material respects। और इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव, टू रिपोर्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्टिंग ऑफ ओपिनियन हमेशा होना चाहिए विद ऑडिट फाइंडिंग्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, एंड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन हमेशा जो होना चाहिए, दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जिसके बारे में मैंने इनिशियल लेवल पे आज चर्चा किया था कि जैसे अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, उसी तरह से आपका स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होता है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई? बोलिए फटाफट से। यस सर। तो आप सबने आज इंट्रोडक्शन किया, जिसमें मीनिंग ऑफ ऑडिट किया, नेचर ऑफ ऑडिट किया एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ये तीन बातें आज आपने कंप्लीट, मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में जनरल डिस्कशन आपकी रही सिलेबस की। इसके अलावा हमने अब आगे करना है क्या, स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव के साथ इस चैप्टर की हेडिंग स्कोप ऑफ ऑडिट भी है। ये इसका सेकंड पार्ट है, जिसे हम लोग सेकंड लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास, ये लेक्चर यहीं तक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आप स्कोप ऑफ ऑडिट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट क्या कि आप इसे कम से कम 2 बार रिवाइज करेंगे, 2 बार रीड करेंगे। आज ही इस क्लास के एंड होने के बाद, आज शाम तक या रात तक, जब टाइम मिले, विद इन 24 आवर कम से कम 2 बार रीड करेंगे। और एक बार तो आप अपनी समराइजेशन भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं बार बार टेक्स्ट की क्लास में भी बच्चों को बोलता हूं कि किसी और की समरी नोट से ज्यादा बेस्ट नोट आपका होता है, लेकिन वो पढ़ने के बाद बनाएंगे आप। ओके, और बनाने के बाद किसी भी वर्ड में किसी भी बच्चों को दिक्कत आ रही है, आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दो। ठीक है बच्चे, तो कम्युनिकेशन के लिए ऑडिट क्वेरी कैसे होगी? सर व्हाट्सएप करेंगे। साहब मैं आपको सर कॉल कर सकता हूं? कॉल भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले व्हाट्सएप कर दे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कॉल पर हो सकता है कि मैं उस समय क्लास में हूं और आपका जवाब ना दिया जा पाए। तो आप अगर व्हाट्सएप कर देंगे ना, तो मैं बाद में देख के आपको जवाब दे दूंगा, या तो वॉइस नोट से जवाब दे देता हूं मैं बच्चों को, या फिर लिख के, जैसा कि उचित मैं समझता हूं कि आपके समझने के लिए ऐसा ठीक है, तो मैं वैसा काम कर देता हूं। तो आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया है। फटाफट से क्लास आप सभी कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।